कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि वो होता है जो उसके साथ एक ही छत के नीचे सांस ले रहा होता है। और ये दुश्मन तलवार नहीं, ज़बान और लालच से वार करता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब की सरजमीन पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था, जहाँ के लोग सादगी, मेहनत और अल्लाह पर तवक्कल के सहारे अपनी जिंदगियां गुजारा करते थे। कच्चे मकान, तंग गलियां और चेहरों पर कनात की एक खामोश सी मुस्कुराहट, यही इस बस्ती की पहचान थी। उसी बस्ती के एक खस्ताहाल, मिट्टी और पत्थर से बने मकान में एक शख्स रहता था जिसका नाम करीम था। करीम नाम का ही नहीं, फितरत का भी करीम था। नरम दिल, कम गो, हलाल रोज़ी पर यकीन रखने वाला और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला इंसान। मगर किस्मत ने इसके लिए एक ऐसी आजमाइश चुन रखी थी जो ना किसी जंग के मैदान में मिलती है, ना किसी दुश्मन के हमले में। वो आजमाइश थी इसकी अपनी बीवी नरगिस। नरगिस हुस्न में वाकई किसी शहजादी से कम ना थी। गंदमी रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, मगर इस खूबसूरती के अंदर एक ऐसा दिल धड़कता था जिसमें शक्र के बजाय शिकवा, सब्र के बजाय लालच और मोहब्बत के बजाय जहर भरा हुआ था। उसकी ज़बान इतनी तेज थी कि अल्फाज तीर बनकर सामने वाले के दिल में उतरते थे। करीम रोज़ाना फजर से पहले उठता, 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह से रज़्क़ हलाल की दुआ मांगता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। सारा दिन खुश्क दरख्तों को काटता, लकड़ियां जुमा करता, हाथों में छाले पड़ जाते, पसीना मिट्टी में मिल जाता, मगर लबों पर कोई शिकवा न आता। शाम को जब वो थका हारा, खाली पीठ और बोझल कदमों के साथ घर लौटता, तो उसे सुकून के 2 लफ्ज़ नसीब ना होते। दरवाज़ा खुलते ही नरगिस की आवाज़ इसका इस्तकबाल करती, देखो फलां की बीवी ने आज सोने के कंगन लिए हैं, और मैं अब भी इस खंडर में सड़ रही हूँ। नरगिस हर वक्त उसे अमीरों की मिसालें देकर जलील करती, वो देखो, वो सूदागर, उसकी बीवी रेशम पहनती है, खुशबू लगाती है, और मेरे नसीब में बस ये फ़कीरी आई है। एक दिन गर्मी हद से बढ़ चुकी थी, सूरज आग बरसा रहा था। करीम ने पूरा दिन मेहनत की, मगर बाजार में मंदी थी। लकड़ियां सस्ते दामों बुकें। जब वो घर पहुंचा तो इसके हाथ में सिर्फ चंद खजूरें और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। जैसे ही नरगिस की नज़र इस पर पड़ी, इसका गुस्सा भड़क उठा। क्या फिर यही सूखी रोटी? क्या मेरी जिंदगी उसी जिल्लत के लिए बनी है? करीम ने नरमी से कहा, बेगम, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये रिस्क हलाल है और हलाल में बरकत होती है। मैं चोरी या धोखा नहीं कर सकता। ये सुनना था कि नरगिस ने रोटी का टुकड़ा जमीन पर पटक दिया। रखो अपनी ये बरकत अपने पास, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो मेरी सहेलियां गुजार रही हैं। फिर इसने करीम की तरफ नफरत से देखा और धमकी दी, याद रखना, अगर तुमने जल्द मेरे लिए अच्छे कपड़ों और जेवर का इंतजाम ना किया तो मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये अल्फाज नहीं थे, ये करीम की गैरत पर खंजर का वार था। करीम खामोश रहा। इसने रोटी उठाई, साफ की और पानी के साथ खा ली। दिल ही दिल में बस इतना कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरी बीवी को हिदायत। रात छा गई, घर का माहौल कब्रिस्तान जैसा हो गया। करीम फटी हुई चटाई पर लेट गया, मगर नरगिस की आंखों में नींद नहीं थी। इसके जहन में साजिशें पक रही थीं, ख्वाहिशों को पूरा करने की, किसी भी कीमत पर। वो ये भूल चुकी थी कि एक नेक बीवी शौहर का लिबास होती है, ना कि इसके लिए रसोई का सबब। और उसी रात, जब करीम सब्र के बोझ तले सो गया, इसके घर के अंदर एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था, जो आने वाले दिनों में सब कुछ बहा ले जाने वाला था। जब सब्र को कमजोरी समझ लिया जाए, तो लालच को ताकत मिल जाती है, और फिर घर के दर वाव दीवार भी अमानत नहीं रहते। अगली सुबह सूरज तो निकल आया, मगर करीम के आंगन में रोशनी के बजाय उदासी फैली हुई थी। इसने फजर की नमाज अदा की, हाथ उठाए तो आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्लाह से दौलत नहीं मांग रहा था,
वो सिर्फ अपने घर का सुकून मांग रहा था। मगर जब वो मुसले से उठा, नरगिस ने ना सलाम का जवाब दिया, ना नाश्ता बनाया। वो मुंह फेरे बैठी रही, जैसे करीम इसके लिए कोई अजनबी हो। करीम ने पानी का एक घूंट पिया, पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते हुए आहिस्ता से कहा, नरगिस, मैं कोशिश करूंगा कि आज कुछ बेहतर ले आऊं। बस अपना ख्याल रखना। नरगिस ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, ख्याल? मेरा ख्याल तो कोई और ही रखेगा। तुमसे उम्मीद रखना ही हमाकत है। तब तक वापस मत आना जब तक कोई ढंग की चीज़ ना लाओ। ये अल्फाज करीम के दिल में घंटों की तरह चुभ गए, मगर इसने सर झुका लिया और खामोशी से निकल गया। उस दिन उसने जंगल में हद से ज़्यादा मेहनत की, छाले फूट गए, हाथों से खून रसने लगा, मगर उसने दम ना लिया। इसके ज़हन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह नरगिस की नाराज़ी ख़त्म हो जाए। शाम ढले, लकड़ियों बीचकर जो थोड़े से सके मिले, उनसे उसने अपनी भूख मिटाने के बजाय नरगिस के लिए एक सस्ता मगर चमकदार दोपट्टा खरीद लिया। वो चाहता था कि शायद ये छोटी सी खुशी उसके दिल को नरम कर दे, मगर इसे क्या खबर थी कि इसके पीछे इसके घर में क्या क़यामत गुजर चुकी है। जब वो उम्मीद और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ घर पहुंचा, तो उसके कदम वहीं जम गए। संदूक का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था, और मिट्टी की वो छोटी सी गलक टूटी हुई थी, जिसमें उसने बरसों से एक एक सिक्का जमा किया था। करीम के हाथ कांपने लगे। नरगिस, इसने घबरा कर आवाज़ दी। क्या कोई चोर आया था? उसी लम्हे नरगिस अंदर से निकली। इसके गले में एक नया भड़कीला हार था, और लबों पर एक जालिमाना मुस्कुराहट। करीम की नज़र हार पर पड़ी, फिर टूटी हुई गलक पर। उसकी टांगों में जान ना रही और वो ज़मीन पर बैठ गया। ये पैसे? उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। वो मेरी मां की आखिरी निशानी थे, मेरे बुढ़ापे का सहारा। नरगिस ने बेपरवाही से हार को लहराया। हाँ, मैंने ही लिए हैं। कब तक मैं इस फ़कीरी में घटती रहूं? आज सौदागर आया था, मुझे ये पसंद आया तो ले लिया। कम अज़ कम अब मैं सहेलियों में मुंह दिखाने के काबिल तो हूँ। ये सुनकर करीम को यूं लगा जैसे किसी ने इसके सीने से दिल नोच लिया हो। यह नुकसान पैसों का नहीं था, ये एतिमाद के कत्ल का सदमा था। इसने टूटे हुए गलक के टुकड़े उठाए और भराई हुई आवाज़ में कहा, नरगिस, तुमने सिर्फ पैसे नहीं लिए, तुमने मेरी इज्जत और मेरा सुकून बेच दिया। औरत का जेवर इसका शौहर होता है, मगर तुमने कंकरों के लिए मेरी रूह जख्मी कर दी। नरगिस पर इन लफ्ज़ों का कोई असर ना हुआ, उल्टा वो चीख पड़ी, बस करो ये रोना। मर्द हो तो मर्दों की तरह कमाओ, औरतों की तरह आंसू ना बहाओ। इस रात करीम भूखा ही रहा। इसका लाया हुआ दोपट्टा इसके हाथ में किसी तनस की तरह लग रहा था। वो आंगन की ठंडी मिट्टी पर लेट गया और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या रब, जब अपने ही दुश्मन बिन जाएं तो इंसान कहाँ पनाह मान गए। उसी रात इसे ये सच समझ आ गया कि गुर्बत इतनी बड़ी आजमाइश नहीं जितनी एक नाशुक्री और बेरहम हम सफ़र। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। ये तो बस लालच का पहला वार था। नरगिस के दिल में अभी और ख्वाहिशें जाग रही थीं, और वो करीम को एक ऐसे रास्ते पर धकेलने वाली थी जहां इज्जत, कर्ज और मजबूरी सब एक साथ टूट जाते हैं। और अगली सुबह एक नए तूफान की खबर लेकर आने वाली थी। जब मजबूरी इंसान की गर्दन पकड़ लेती है तो गैरत को नीचा होना पड़ता है, और सबसे कड़वी जिल्लत वो होती है जो अपनी ही छत के नीचे मिले। सुबह की मध्यम रोशनी अभी आंगन में पूरी तरह फैली भी ना थी कि नरगिस ने करीम का रास्ता रोक लिया। इसकी आंखों में वही सख्ती थी जो अब आदत बन चुकी थी। आज जंगल नहीं जाओगे, इसने हुक्म दिया। आज सीधा सेठ जमील की हवेली जाना है, इससे कर्ज लेकर आओ। करीम का दिल बैठ गया। सेठ जमील, वो नाम जिसे सुनकर ही गरीबों के हाथ कांप जाते थे। सूद, तजलील और तमाशे का दूसरा नाम। करीम ने इल्तिजा की, खुदा के लिए मुझे वहाँ मत भेजो। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं मेहनत कर लूँगा, मगर मेरी सफ़ेद पोशी का जनाजा ना निकालो। मगर नरगिस पर जैसे कोई और ही सवार था। इसने सर्द लहजे में कहा, अगर शाम तक पैसे ना लाए तो मैं सबके सामने कह दूंगी कि मेरा शौहर मेरी एक ख्वाहिश पूरी करने के काबिल भी नहीं। यह सुनकर करीम के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो जानता था इससे बड़ी जिल्लत किसी मर्द के लिए नहीं हो सकती। सर झुकाए वो हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे सलाम करता, इसे यूं लगता जैसे सब इसकी मजबूरी पर हंस रहे हों।
सेठ जमील की हवेली के दरवाजे पर इसे धक्के देकर एक तरफ खड़ा कर दिया गया। घंटों वो धूप में खड़ा रहा, लब सूख गए, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब आखिरकार सेठ बाहर आया और करीम ने कांपती आवाज में अपनी बात रखी तो सेठ जोर से हंसा। अरे देखो, इसने मजमा को मुखातिब किया, ये वही करीम है जो बड़ी ईमानदारी की बातें किया करता था, आज बीवी के शौक पूरे करने मेरे दर पर आ खड़ा हुआ है। हंसी का शोर गूंज उठा, करीम की रूह जैसे जमीन में धंस गई। चंद सके उसकी तरफ उछाल दिए गए। करीम ने वो सके उठाए। ये पैसे नहीं थे, ये उसकी इज्जत की राख थी। लड़खड़ाते कदमों से वो घर वापस आया और वो सके नरगिस के हाथ पर रख दिए। इसकी आंखों में ऐसी वीरानी थी जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थी, मगर नरगिस खुशी से बोली, देखा, मैं कहती थी ना कि तुम में पैसे लाने का हुनर है, बस जानबूझकर कंजूसी करते हो। उसने एक लम्हे को भी करीम के चेहरे की पशमुर्दगी ना देखी। करीम खामोशी से पीछे की कोठरी में चला गया, वहीं जहाँ वो अक्सर तन्हाई में अपने जख्मों को समेटा करता था। आज इसके सब्र की दीवार में एक गहरा शिगफ पड़ चुका था। उसी शाम एक और आफत ने दस्तक दी। दरवाजे पर सख्त आवाजें आईं। सेठ जमील के कारिंदे थे, कागज लहराते हुए। इन्होंने बताया कि कर्ज की जमानत के तौर पर घर कागजों में जकर लिया गया है। करीम के लिए यह खबर किसी बिजली से कम ना थी। ये घर उसके बाप दादा की निशानी, उसकी आखिरी पनाह। वो गड़गड़ा मिन्नत की, मगर जवाब में सिर्फ सर्द हंसी मिली। जब वो लोग चले गए तो करीम आंगन में बैठा रह गया। ऊपर खिला आसमान था और नीचे इसकी बिखरती दुनिया। उसी रात इसे एक तल्ख सच समझ आ गया, जो घर अंदर से खोखला हो जाए, इसे बाहर से कोई दीवार नहीं बचा सकती। और वो जानता था कि अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, अब तो असल खेल शुरू होने वाला था, जहाँ लालच, फरेब और इज्जत आमने सामने आने वाले थे। जब लालच आंखों पर पर्दा डाल दे तो दुश्मन मसीहा बनकर आता है और तबाही मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खटखटाती है। अगली सुबह करीम के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। ये वो खामोशी थी जो थकन या गुस्से की नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर टूट जाने के बाद आती है। इसने कोई शिकवा ना किया, कोई बहस ना की, बस आंगन में पड़ी चंद बची खच्ची चीज़ें समेटने लगा। बर्तन, पुराने कपड़े, मुँह की दी हुई 2 यादगारें। नरगिस ने ये सब देखा तो शर्मिंदा होने के बजाय चीख पड़ी, मेरे जहीज़ के बर्तन क्यों ले जा रहे हो? क्या मेरी जिंदगी में और जिल्लत लिखना चाहते हो? करीम ने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। आवाज़ में ना चीख थी ना आंसू, बस एक ठंडा सा दर्द। ये बर्तन नहीं नरगिस, ये मेरी खाल है जो मैं उतार कर ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सर पर छत बाकी रहे। नरगिस एक लम्हे को सहम गई, मगर अगले ही लम्हे उसके दिल पर फिर लालच गालिब आ गया। करीम पटारी उठाकर बाजार की तरफ चल दिया। हर कदम के साथ उसका दिल बैठता जा रहा था। वो जानता था ये सिर्फ चीज़ें नहीं बेच रहा, अपनी मुँह की अमानतें बेच रहा है। इधर करीम की गैर मौजूदगी में सेठ जमील ने अपनी चाल चल दी। उसने एक बूढ़ी दासी को नरगिस के पास भेजा, चेहरे पर हमदर्दी का नकाब और दिल में जहर। वो नरगिस के पास बैठकर आह भरती रही, बेटी तक हम इस फ़कीर के साथ अपनी जवानी ज़ाया कर रही है। तेरा हुस्न तो महलों के लिए है, सेठ जमील साहब तो तेरा जिक्र इज्जत से करते नहीं थकते। नरगिस के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। इसने पूछा, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं? दासी मुस्कुराई कि अगर तो उनके घर आ जाए तो तुझे रेशम, जेवर, इज्जत सब कुछ मिलेगा, ये फ़कीरी ख़त्म हो जाएगी। नरगिस ने पहली बार अपनी गुर्बत को कैद महसूस किया और सेठ की दौलत को निजात। उसी वक्त करीम बाजार में था। कबाड़ी ने उसकी चीज़ों की कीमत मिट्टी के बराबर लगाई। करीम जानता था ये जुल्म है, मगर खामोश रहा। वो सके लेकर सेठ के मुंशी के सामने रख दिए। मुंशी हंसा, ये तो सिर्फ सूद हुआ है, असल रकम अभी बाकी है। करीम का सर झुक गया। वापस लूटा तो इसे खबर ना थी कि इसके घर में इसके खिलाफ फैसला हो चुका है। शाम ढली, नरगिस सज धज कर तैयार थी, मिदी, चूड़ियों, नया लिबास। वो किसी दुल्हन से कम ना लग रही थी। इसने दरवाजे पर खड़े करीम से कहा, मैं शादी में जा रही हूँ, तुम घर ही रहना, मेरी खुशी खराब ना करना। करीम ने थके हुए लहजे में कहा, जल्दी आ जाना, मेरा दिल घबरा रहा है। नरगिस हंसी और चली गई। करीम आंगन में अकेला बैठ गया। खामोशी इसके कानों में शोर बन गई। वो जानता था
ये घर अब सिर्फ दीवारों का नाम रह गया है। और उसी रात एक आखिरी फैसला खामोशी से इसके नसीब में लिखा जा रहा था। जब सच सामने आता है तो झूठ के महल रेत बन जाते हैं, और कुछ अंजाम ऐसे होते हैं जो नस्लों को सबक दे जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में जलता दिया टिमटमा रहा था, जैसे करीम की आखिरी उम्मीद। वो दरवाजे की तरफ देखता रहा, हर आहट पर दिल धड़क उठता, मगर नरगिस ना आई। आखिरकार दरवाज़ा खिला, मगर वो नरगिस नहीं थी। सेठ जमील के कारिंदे थे। करीम के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरी बीवी कहाँ है? इसने कांपती आवाज़ में पूछा। एक कारिंदा बेनियाजी से बोला, वो अब यहाँ नहीं रहेगी। सेठ साहब ने इसके लिए नया घर, नया नाम, नई जिंदगी तय कर दी है। और तुम पर कर्ज बाकी है। ये सुनकर करीम के कानों में शोर गूंजने लगा। वो ज़मीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके वजूद से सारी ताकत निचोड़ ली हो। सुबह होते ही गांव में बात फैल गई। लोग जो कभी इसके इखलाक की तारीफ करते थे, अब अफसोस से सर हिलाते थे। कुछ हमदर्द थे, कुछ तमाशाबैन। चंद दिन बाद नरगिस वापस आई, मगर अकेली। ना जेवर था, ना रेशम। आंखों में वहशत और चेहरे पर थकन। सेठ जमील का फरेब जल्द ही यहीं हो गया था। वो इज्जत नहीं, सिर्फ इस्तेमाल चाहता था। जब दिल भर गया तो नरगिस को खामोशी से दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया। वो आंगन में खड़ी रोती रही। करीम में धोखे में थी। मुझे मुआफ कर दो, मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। करीम ने उसकी तरफ देखा। इस नज़र में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बस एक गहरा थका हुआ सुकूत। नरगिस, इसने आहिस्ता कहा, कुछ जख्म माफ़ी से भी नहीं भरते। तुमने मेरा घर नहीं तोड़ा, तुमने मेरा यकीन तोड़ा है। और यकीन दोबारा नहीं जड़ता। वो पीछे मुड़ा और आंगन के दरख्त के पास बैठ गया। नरगिस वहीं खड़ी रह गई, अपने इंतखाब के मलबे में। कुछ ही दिनों बाद सेठ जमील का हिसाब भी पूरा हो गया। सूद और फरेब के कागज हुकूमत के हाथ लग गए। हवेली पर मेहर लग गई और इसका नाम जिल्लत की मिसाल बन गया। वक्त गुजरा, करीम ने शहर छोड़ दिया। कहा जाता है कि वो किसी दूर बस्ती में सादा सी जिंदगी गुजार रहा है, मेहनत, खामोशी और इज्जत के साथ। और नरगिस, वो गाँव ही में रही, मगर अब किसी के लिए हसद की नहीं, अबरत की मिसाल थी। लोग आज भी इस कहानी को यूं बयान करते हैं, गुर्बत इंसान को नहीं गिराती, लालच और बेवफाई गिरा देती है। और जो इज्जत बेच दे, वो दौलत पाकर भी फ़कीर ही रहता है।